तो ये कहानी है टेपी की, जो एक गरीब और अनाथ लड़का था जो अपने ग्रैंडफा की दौलत इनहेरिट करने के बाद रातों रात बिलियनियर बन जाता है। लेकिन जब उसके ग्रैंडफा उसे जबरदस्ती शादी करने के लिए कहते हैं तो उसके सामने 4 फ्रीकी सी अजीब लड़कियां आ जाती हैं जो आपस में फ्रीक ओलंपिक जैसी कंपटीशन शुरू कर देती हैं ताकि टेपी उन्हें अपनी वाइफ चुने। और इन सब की शुरुआत होती है जब टेपी अपने ग्रैंडफा से मिलने जाते समय रास्ते में ग्रेवयार्ड रुककर अपने डेड पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देता है। और तभी वो देखता है कि कुछ गूनर्स शार्लेट नाम की लड़की को परेशान कर रहे हैं और वो तुरंत अपने स्कूटर पर बैठकर उनको रोकने चला जाता है। और उसी समय बटलर एल्फ्रेड भी उसके साथ जुड़ जाता है और टेपी देखता है कि शार्लेट अपनी कैरेज से गिरने वाली है तो वो समय पर उसका हाथ पकड़ लेता है। और तभी अचानक कैरेज का टायर टूट जाता है और दोनों नीचे जंगल में गिर जाते हैं। और थोड़ी देर बाद टेपी होश में आता है और देखता है कि उसका हाथ शार्लेट के फैक्ट्री के बड़े संतरों के ऊपर रखा हुआ है। और तभी उसका अंदर का पीडीडी जाग जाता है और शार्लेट भी उठ जाती है और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात करती है जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। और टेपी घबरा जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो उसके संतरों को छू रहा था, लेकिन शार्लेट कहती है कि अब वो बराबर हो गए क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। और बाद में जब वो फिर से एल्फ्रेड से मिलते हैं तो शार्लेट अचानक टेपी को किस करके चली जाती है जिससे वो पूरी तरह स्टन रह जाता है। और फिर टेपी अपना फोन चेक करता है और देखता है कि वो अपने ग्रैंडफा की इंपॉर्टेंट मीटिंग मिस कर चुका है। और जब वो अपने बिल्डिंग पहुंचता है बिल्कुल एक एवरेज वेलेरियन स्वेट की तरह दिखते हुए तो गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देते। और तभी ईशन आता है और गार्ड्स को उसे छोड़ने को कहता है। और अब अपने ग्रैंडफा से मिलकर टेपी अपने पेरेंट्स का बदला लेने की बात करता है, लेकिन ग्रैंडफा कहते हैं कि इससे सिर्फ रिवेंज का साइकिल ही चलता रहेगा। और टेपी पूछता है कि उन्हें अपने बेटी के मरने का दुख क्यों नहीं है तो ग्रैंडफा कहते हैं कि उनके पास अभी भी एक ग्रैंडसन है। और ईशन उससे पूछता है कि वो बेगर जैसा क्यों लग रहा है तो टेपी बताता है कि उसने रास्ते में किसी की मदद की थी। और ग्रैंडफा उस पर प्राउड होते हैं और कहते हैं कि ये गंदे कपड़े मेडल ऑफ ऑनर की तरह पहन कर रखो। और फिर वो उसे एक पार्टी में ले जाते हैं जहाँ वो टेपी को अपनी $1 बिलियन कंपनी अर्मा ग्रुप का सक्सेसर घोषित कर देते हैं। और ये सुनकर टेपी शॉक हो जाता है। और जब सबको पता चलता है कि उसने प्रिंसेस शार्लेट को बचाया था तो ग्रैंडफा और भी प्राउड हो जाते हैं। और कपड़े बदलने के बाद टेपी पूछता है कि बिना पूछे उसे सक्सेसर क्यों बनाया गया। और ईशन बताता है कि उसकी बेटी पहले सक्सेसर थी और उसी वजह से उसे मार दिया गया और अब वो मर्डरर को बाहर लाने के लिए नया सक्सेसर घोषित कर रहा है। और वो टेपी से कहता है कि लोगों से डील करना और एलाइज बनाना सीखो। और पार्टी में कुछ लो लाइफ लोग उसे चापलूसी करने लगते हैं और टेपी मुस्कुराकर अपना इरिटेशन छुपाता है। और तभी विंसेंट नाम का एक पावरफुल आदमी उसे बचाता है और अपनी छोटी बेटी मारिया से मिलवाता है, लेकिन विंसेंट के जाते ही फिर लोगों से घेर लेते हैं। और बाद में उसकी पर्सनल मेड यू उसे चाय देती है और अब वो खिड़की से एक लड़की को तलवार प्रैक्टिस करते हुए देखता है और एक्साइटेड होकर वो बाहर जाता है और उसे परफेक्ट स्पारिंग पार्टनर कहता है। और लड़की बिना रुके उस पर हमला करने लगती है और टेपी मुश्किल से उसका मुकाबला कर पाता है। और तभी ईशन और विंसेंट आते हैं और कहते हैं कि दोनों एक परफेक्ट मैच हैं। और ईशन कहता है कि यह लड़की सिल्विया है, विंसेंट की बड़ी बेटी, और वही टेपी की फियांसे है। और घर लौटते वक्त टेपी यू के प्रीमियम कुशन्स पर सो जाता है और ईशन पूछता है कि क्या यू को नए एनवायरनमेंट की आदत हो गई है। और यू कहती है कि वो सिर्फ ग्रेटिट्यूड महसूस करती है, लेकिन ईशन को डर है कि कहीं टेपी ऐसा महसूस न करे। और यू को भरोसा है कि वो धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएगा। और ईशन फिर भी यू से कहता है कि चाहे टेपी कोई भी फैसला करे उसे हमेशा संभाल कर रखना। और घर पहुंचने के बाद टेपी यू की सॉफ्टनेस पर लाल टपकाना बंद करता है और ईशन उसे बताता है कि सामने दिख रहा यह बड़ा सा मेंशन अब उसका नया घर है। और ईशन के जाने के बाद यू बताती है कि अब वो उसकी पर्सनल मेड है और सामने का दरवाजा खोल देती है। और दरवाजा खुलते ही टेपी के सामने दूसरी मेड्स की पूरी हैराम लाइन लगी होती है जो सब उसकी तरफ देखकर खड़ी रहती हैं। और जब वो उसे मास्टर कहकर बोलने लगती हैं तो टेपी को थोड़ा अजीब लगता है और वो पोलाइटली कहता है कि बस उसके नाम से बुलाएं, लेकिन यू मानती है कि ऐसा करने से दूसरों पर गलत असर पड़ेगा और इसीलिए फिर भी सभी उसे फॉर्मल तरीके से ही बुलाती हैं। और फिर यू उसे उसके विशाल कमरे में ले जाती है जहाँ फैंसी फर्नीचर और सॉफ्ट कारपेट होते हैं। और वो उसे कहती है कि अगर किसी की जरूरत पड़े तो वो डायल फोन इस्तेमाल कर सकता है। और अब बिस्तर पर आराम करते हुए टेपी प्रिंसेस शार्लेट के बारे में सोचने लगता है और जंगल में गिरते वक्त हुए उनके 5 सेकंड के सस्ते रोमांस को याद करता है। और फिर उसके दिमाग में सिल्विया की तलवार के साथ बैलेरिना जैसी डांसिंग घूमने लगती है और ये भी कि वो इतनी तेज थी कि वो भी उसका साथ नहीं दे पाया। और थोड़ी देर बाद यू दूध का एक ग्लास लेकर आती है और तब टेपी उससे सिल्विया से अपनी एंगेजमेंट के बारे में पूछता है और वो कहता है कि बिना पूछे उसकी एंगेजमेंट कर दी गई और क्या रिच लोगों की दुनिया में ये नॉर्मल है। और यू बताती है कि ईशन उसे और सिल्विया दोनों को बहुत मानता है, लेकिन टेपी कहता है कि वो सिल्विया को ठीक से जानता ही नहीं। और यू बताती है कि सिल्विया एक हाई रैंकिंग एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से है और फेंसिंग में बहुत स्किल्ड है, लेकिन टेपी कहता है कि शादी में उसके लिए कैरेक्टर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसे लगता है कि सिल्विया अंदर से थोड़ी दुखी है। और फिर वो यू से पूछता है कि क्या उसके पास मना करने का ऑप्शन भी है और यू कहती है कि हाँ, फैसला लेना उसका अपना हक है। और अगले दिन टेपी को दर्जनों मेड से रॉयल ट्रीटमेंट मिलता
मिलता है और यू उसके साथ पर्सनल अटेंडेंट बनकर स्कूल जाती है। और रास्ते में वो बताता है कि पहले वो स्कूटर से स्कूल जाता था, लेकिन यू सख्ती से मना कर देती है क्योंकि उसे डर है कि वो गिर जाएगा। और टेपी कहता है कि उसे चलाना आता है, लेकिन यू फिर भी नहीं मानती। और तब टेपी मजाक में कहता है कि ईसन के पैसे से ऐसा बाइक बना लेंगे जो कभी गिरे ही नहीं। और थोड़ी देर बाद वो अपने नए स्कूल शुओ एकेडमी को ऊपर से देखता है जो कई मीलों तक फैला होता है। और ये देखकर वो शॉक हो जाता है और गेट पर पहुंचते ही लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं। और यू बताती है कि वो यहाँ थोड़ा सेलिब्रिटी जैसा है क्योंकि उसका अरमा ग्रुप से रिश्ता है। और जब टेपी पूछता है कि लोगों को कैसे पता चला, तो यू गाड़ी पर लगे जायंट अरमा लोगों की तरफ इशारा करती है। और इतना अटेंशन देखकर टेपी घबरा जाता है और भागकर कैफेटेरिया में पहुंच जाता है जो किसी फैंसी रेस्टोरेंट जैसा लगता है। और वहाँ उसकी टक्कर सेका नाम की लड़की से हो जाता है जो उसे गुस्से में अनाड़ी बेवकूफ कहकर डांटने लगती है। और उसकी दोस्त एरिका उसे वार्न करती है और आयानो कहती है कि माफी मांगो, लेकिन सेका कहती है कि गलती उसकी भी थी। और फिर वो टेपी को बताती है कि कॉलर खुला रखना रूल के खिलाफ है और यहाँ सरवाइव करने के लिए डिसिप्लिन जरूरी है। और जब वो उसके कपड़े चेक करने लगती है तो बाकी लड़कियां कहती हैं कि सावधान रहो, पता नहीं ये कैसा लड़का है। और फिर सेका को एहसास होता है कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा। और टेपी बताता है कि वो आज ही ट्रांसफर होकर आया है और वो कहती है कि उसका नाम याद रखना, और चली जाती है। और टेपी सोचने लगता है कि कैसे वही अजीब है या फिर स्कूल की हर बैडी थोड़ी पागल है। और तभी यू आती है और उसे प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाती है जहाँ सब उसे प्रेसिडेंट की तरह ट्रीट करते हैं। और बाद में यू बताती है कि ईशन ने एकेडमी को बड़ा डोनेशन दिया है और इसलिए ऐसा हुआ। और टेपी देखता है कि लोग यू को भी इसी तरह घूर रहे हैं जैसे पार्टी में उसे घूर रहे थे। और क्लास में भी स्टूडेंट उसे देखकर ड्रूल करते रहते हैं। और ब्रेक के दौरान नेजू नाम का एक लड़का उससे दोस्ती करता है, लेकिन बात शुरू होने से पहले ही क्लास की सारी पिकनी लड़कियां उसे घेर लेती हैं और अपने ओनली फैन सब्सक्राइब करने को कहने लगती हैं। उसी समय प्रिंसेस शार्लेट उसके क्लास के बाहर से गुजरती है और उसे घिरा हुआ देखकर खुश हो जाती है। और भीड़ में से वो चुपके से आती है और पीछे से उसकी आंखें ढक लेती है और कहती है, गेस करो मैं कौन हूँ। और टेपी कहता है कि शायद कोई नई ट्रांसफर स्टूडेंट है, लेकिन जब शार्लेट अपनी संतरे उसके पीठ से लगाती है तो वो तुरंत पहचान जाता है। और शार्लेट अपने सेवियर को फिर से देखकर इतनी खुश होती है कि उस पर कूद पड़ती है। और अगले ही पल टेपी खुद को उसके ऊपर गिरा हुआ पाता है। और तभी शार्लेट और टेपी की हालत देखकर लगता है कि जैसे वो तैयार हों फिर से प्लेनेट को रिपॉपुलेट करने के लिए। और उधर सिल्विया कॉरिडोर में चलते हुए कंप्लेन कर रही होती है कि उसका एंगेजमेंट ऐसे बेकार लड़के टेपी से क्यों हो गया। और फिर भी वो उसे ग्रीट करना चाहती है और इसलिए उसकी क्लास में जाती है। लेकिन जैसे ही वो अंदर देखती है कि टेपी शार्लेट के ऊपर गिरा हुआ है तो वो घबराकर वहाँ से भाग जाती है। और ये देखकर टेपी अपनी लाइफ चॉइसेस पर दोबारा सोचने लगता है। और अब क्लास के बाद आयानो सेका को बताती है कि टेपी असल में अरमा ग्रुप से है। और ये सुनकर सेका को गुस्सा आता है क्योंकि पहली मुलाकात में उसने उसे ठीक से ट्रीट नहीं किया था। और गुस्सा निकालने के बाद वो एरिका पर चिल्लाती है और आयानो से कहती है कि उसे टेपी की चापलूसी करने का कोई इरादा नहीं है और वो उसे वैसे भी बकवास समझकर ही ट्रीट करती रहेगी। और इधर टेपी शार्लेट के साथ चाय पी रहा होता है और शार्लेट उसे सुझाव देती है कि उसे सोसाइटी क्लब ज्वाइन करना चाहिए ताकि वो नए दोस्त बना सके। और तभी टेपी सिल्विया को एकेडमी से बाहर जाते देखता है और शार्लेट पूछती है कि क्या वो उसे जानता है। और टेपी कैजुअली कह देता है कि कुछ खास नहीं है, बस एंगेजमेंट में बंधे हैं। और ये सुनकर शार्लेट उदास हो जाती है और टेपी कहता है कि वैसे भी उसके चांसेस कम हैं, खासकर सिल्विया ने उन्हें क्लास में फ्री की हालत में देख लिया था। और शार्लेट कहती है कि उसे सिल्विया से माफी मांगकर सब कुछ ठीक कर लेना चाहिए। लेकिन सोचने से पहले ही वो उसे फेंसिंग हॉल ले जाती है मैच मेकर बनने के लिए। और वो लोग सिल्विया की प्रैक्टिस देखने लगते हैं, लेकिन इस बार वो तलवार चलाने में अनाड़ी लगती है। और टेपी सोचता है कि शायद वो अकेली है और उसे लगता है कि यहाँ कोई भी उसके लेवल का नहीं है और इसलिए उसे खुद को रोकना पड़ता है, जिस वजह से वो दुखी हो जाती है। और शार्लेट समझती है कि यही मौका है टेपी के लिए उसका दिल जीतने का और वो टेपी को स्पारिंग के लिए नॉमिनेट कर देती है। और सिल्विया तुरंत उसे डुएल के लिए चैलेंज करती है और टेपी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है और उनकी डुएल की खबर जल्दी ही फैल जाती है। और यू तुरंत फोन करती है और सेका अपनी दोस्तों के साथ फेंसिंग हॉल की तरफ दौड़ती है और डुएल शुरू होते ही दोनों की तलवारें टकराती हैं। लेकिन अचानक सिल्विया रुक जाती है और कहती है कि अपने यूजुअल स्टाइल से जीतकर उसे खुशी नहीं मिलेगी और इसलिए वो रूल्स छोड़कर डोजो स्टाइल फाइट का प्रस्ताव रखती है। और तभी यू आती है और टेपी को एक फैंसी स्वॉर्ड देती है ताकि वो अच्छे से लड़ सके। और अब दोनों फिर से आमने सामने खड़े होते हैं और इस बार उनके चेहरे पर स्माइल होती है और पहले कुछ रूल्स तय होते हैं। और टेपी फिर आइस स्टैंस लेता है जिसमें तलवार निकालते और वार करने की मूवमेंट एक साथ होती है। और सिल्विया को उनका पिछला डुएल याद आता है और उसे पता होता है कि टेपी सिंगल स्ट्राइक अटैक्स का मास्टर है, यानी फाइट जल्दी खत्म हो सकती है। और जैसे ही कॉइन जमीन पर गिरता है दोनों सुपर स्पीड से एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और कुछ ही सेकंड्स में वो एक दूसरे की गर्दन तक पहुंच जाते हैं। और सिल्विया कहती है कि यह ड्रॉ है, लेकिन टेपी मानता है कि वो थोड़ी तेज थी और असली डुएल में वो मर जाता। और फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है कि वो अभी भी अजनबी है, लेकिन वो उसे बेहतर जानना चाहता है। और सिल्विया पूछती है कि क्या वो ईशन के खिलाफ जाएगा और टेपी कहता है कि यह फैसला बाद में करेगा क्योंकि अभी ये बोरिंग लगेगा।
और ये सुनकर सिल्विया मुस्कुराहट के साथ हाथ मिला लेती है और शार्लेट खुशी से दौड़कर दोनों को हक कर लेती है। और उधर सेका को ये सब पसंद नहीं आता और वो गुस्से में बाहर चली जाती है और सोचती है कि काश सिल्विया ने उसके शरीर में कुछ एक्स्ट्रा छेद बना दिए होते। और इधर अंदर शार्लेट टेपी से उसकी स्वाद दिखाने को कहती है और वो मना करता है कि ये डेंजरस है, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर फिर से गिर जाती है, जिससे सिल्विया इरिटेटेड हो जाती है। और जब वो शार्लेट से हटने को कहता है तो उल्टा वो उसके जॉयस्टिक पर बाउंस करने लगती है। और दूर से यू ये सब देख रही होती है और खुश होती है कि उसका मास्टर फाइनली एक्शन में है। और अब घर लौटते समय टेपी यू से सोसाइटी क्लब के बारे में पूछता है और यू बताती है कि वहाँ स्कूल के सबसे पॉपुलर लोग होते हैं। और टेपी पूछता है कि वो किसी क्लब में क्यों नहीं है और यू कहती है कि लोग उसे नीचा दिखाएंगे, जिससे टेपी के नाम पर दाग लगेगा। और टेपी कहता है कि ये बिल्कुल बकवास है और फिर भी वो क्लब देखने का फैसला करता है। और अगले दिन सिल्विया और शार्लेट से क्लब रूम ले जाते हैं, लेकिन वो असल में पूरा क्लब बिल्डिंग होता है, जिसे देखकर टेपी शॉक हो जाता है। और अंदर जाकर लड़कियां उसे बाकी मेंबर से मिलवाती हैं और वहाँ फिर से उसकी नेसू से टक्कर हो जाती है। और जब वो अपना इंट्रोडक्शन दोबारा देने लगता है और तभी सेका और उसकी दोस्त बीच में आकर उसे साइड कर देती हैं और पूछती हैं कि वो है कौन। और जब वो उसे वहाँ से जाने को कहते हैं तो सिल्विया आगे बढ़कर सख्ती से कहती है कि वो अपने काम से मतलब रखें, लेकिन सेका कहती है कि उसने देखा है कि कैसे सिल्विया टेपी के आगे पीछे घूमती रहती है और वो पूछती है कि इस आदमी से उसका क्या रिश्ता है। और सिल्विया कहती है कि उनके पेरेंट्स दोस्त थे और इसी वजह से वो टेपी की यहाँ अडॉप्ट होने में मदद कर रही है। और तब सेका उस पर आरोप लगाती है कि उसने उनके क्लब के 2 रिस्पेक्टेबल मेंबर्स के साथ गलत हरकतें की हैं, लेकिन सिल्विया फिर से उसे चुप करा देती है और कहती है कि बिना सबूत के आरोप मत लगाओ। और सेका बहस करती है कि वो क्लब की हेड रिप्रेजेंटेटिव है और इसलिए उसकी जिम्मेदारी है कि वो क्लब को प्रोटेक्ट करे और इसी वजह से वो टेपी को क्लब में एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और वो टेपी से कहती है कि पहले खुद को ठीक करे और बाकी लोगों की तरह लाइन में आए। और फिर एरिका ये भी कह देती है कि उसका असली फादर सिर्फ एक शो या शॉप ओनर था, जब तक कि ईशन ने उसे अडॉप्ट नहीं किया। और ये सुनकर टेपी गुस्से में कहता है कि उसके पेरेंट्स को इसमें मत घसीटो, लेकिन इससे सिका को उसे और नीचा दिखाने का मौका मिल जाता है। और वो कहती है कि पहले अपनी लाइफस्टाइल बदले और खुद को वर्दी बनाए और तब जाकर वो उसे क्लब में लेने के बारे में सोचेगी। और गुस्से में आकर टेपी तय करता है कि वो अपनी काबिलियत साबित करेगा और इसलिए सेका उसे अगले हफ्ते होने वाली पार्टी में बुलाती है, जहां वो खुद को प्रूव कर सकता है। और टेपी कहता है कि वो इतना बड़ा रिजलर बनेगा कि उसे देखते ही उसका प्लॉट आर्मर गिर जाएगा, लेकिन यही एटीट्यूड सेका उसे बदलवाना चाहती है। और बाद में वो लड़कियों के साथ चाय पर जाता है और अपने टेबल मैनर्स को इम्प्रूव करता है। और रात में यू उसकी मदद करती है ताकि वो ऐसे चले जैसे उसका 8 इंच हो। और अगले दिन लड़कियां उसे उबासी लेते हुए पकड़ लेती हैं, तो वो कसम खाता है कि अब कभी ऐसा नहीं करेगा। और फिर वो शार्लेट के साथ नोबल की तरह डांस करना प्रैक्टिस करता है, लेकिन जब रिवॉर्ड में वो उसे किस करती है तो उसका जॉयस्टिक नॉर्थ की तरफ इशारा करने लगता है। और उस रात जब यू उसके लिए कॉफी बनाती है तो वो बताता है कि उसे नींद नहीं आएगी क्योंकि उसके पास बहुत काम है। और ये उसे उस समय की याद दिलाता है जब उसकी मदर एग्जाम्स के लिए उसे पढ़ने के लिए कॉफी बनाकर देती थी। और अपने पेरेंट्स के साथ बिताए पलों को याद करके वो यू से कहता है कि वो यहाँ आया था बिना ये जाने कि आगे क्या करेगा, लेकिन जल्दी ही वो सोसाइटी क्लब के झंझट में फंस गया। और ईशन ने उससे कहा था कि पहले एलाइज बनाएं, लेकिन उसे नहीं पता कि वो सही कर रहा है या नहीं। और यू कहती है कि वो गलत सोच रहा है क्योंकि उसके पास पहले से ही एलाइज है, वो खुद और शार्लेट और सिल्विया। और वो ये भी बताती है कि वो एक ऑर्फनेज में पली बड़ी थी जिसे ईशन ने बनाया था और ईशन ने ही उसे बड़ा किया और मेड बनाया। और उन्होंने उससे कहा था कि अगर वो सब कुछ तुरंत सही नहीं कर पाती तो भी कोई बात नहीं, बस वो शुरुआत करे, धीरे धीरे बेहतर हो जाएगी। और जब उसे अपनी एबिलिटीज पर भरोसा हो जाए तब अरमा फैमिली की सेवा करे। और इसी वजह से वो आज यहाँ है ईशन की बदौलत। और टेपी कहता है कि उसका सर्वेंट बनना कोई बड़ी फ्लेक्स नहीं है, लेकिन यू मानती है कि वो बहुत कुछ कर सकता है और उसे उसके साथ इस जर्नी में चलने का गर्व है। और वो ज्यादा बोलने के लिए माफी मांगती है, लेकिन टेपी उसे शुक्रिया कहता है क्योंकि यही उसे उसकी ट्रू पोटेंशियल समझने की पुश थी। और अगले दिन भी टेपी अपने मेहनत पर मेहनत करता रहता है, जबकि सेका ऊपर से उस पर नजर रखती है। और छत पर वो शार्लेट के साथ फिर से डांस प्रैक्टिस करता है, लेकिन जब वो उसके बाउंसी कैसे से टकराता है तो नीचे हालत थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। इधर सेका समझ नहीं पाती कि वो क्लब में जाने के लिए इतना बेताब क्यों है। और फिर वो कुछ लड़कों को ये कहते हुए सुनती है कि वो टेपी को पसंद नहीं करती और इससे उसे एहसास होता है कि लोग उसे विलन समझते हैं। तो वो सोचने लगती है कि शायद उसे अपना तरीका बदलना चाहिए। और छत पर वापस जब टेपी अभी भी अपने राइजिंग नॉर्थ पोल से उभर रहा होता है और शार्लेट सोचती है कि ये इतना छोटा क्यों है। और तब सिल्विया और यू आकर उसे टेबल मैनर्स सिखाते हैं, लेकिन जब उसकी टेक्निक में सुधार नहीं होता तो वो और सिल्विया फिर से फेंसिंग ड्यूल करने के बारे में सोचने लगते हैं। और तभी यू को समझ आता है कि टेपी परेशान इसलिए है क्योंकि उसे
एक साथ सब कुछ सीखने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और अगले बड़े दिन टेपी सिल्विया और सालेट के साथ पहुंचता है, जो उसके ट्रेनिंग के रिजल्ट देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। और सेका सामने का दरवाजा खोलती है और सबको अंदर बुलाती है, जबकि यू बाहर उत्सुकता से इंतजार करती है। और अंदर जाकर सेका एक स्पीच देती है और सबका स्वागत एनुअल बॉल में करती है और म्यूजिक परफॉर्मेंस से शुरुआत करती है। और जैसे ही पार्टी शुरू होती है, टेपी सबके साथ घुल मिल जाता है और यहाँ तक कि वो शार्लेट के साथ एक स्मूथ डांस परफॉर्मेंस करने के बाद सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि सिर्फ एक हफ्ते में वो इतना बदल गया है। और सेका के दिल में उसके लिए कुछ फीलिंग्स आने लगती हैं, लेकिन वो जल्दी ही खुद को संभाल लेती है और उन्हें झटक देती है। और बॉल के आखिर में सेका टेपी से कहती है कि वो उसके मेहनत से काफी इम्प्रेस है, लेकिन अब भी वो उसे क्लब में ज्वाइन करने की अनुमति नहीं दे सकती। और जब शार्लेट पूछती है कि उसे अब और क्या करना होगा, तो सेका कहती है कि अब उसे एक हफ्ते में एक पार्टी होस्ट करनी होगी और वही उसके फ्यूचर का फैसला करेगी। और बाद में सेका अपने आर्ट रूम में पेंटिंग कर रही होती है, लेकिन चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, वो टेपी को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाती। और उधर यू टेपी को एक मोटर बाइक देती है जो उसने कुछ दिन पहले मांगी थी। और मैन्युफैक्चरर्स बताते हैं कि ये प्रोटोटाइप कभी गिरता नहीं है। और टेपी को याद आता है कि उसने तो बस मजाक में कहा था, लेकिन यू उसे याद दिलाती है कि वो उसकी हर बात बहुत सीरियसली लेती है। और फिर उसे कहा जाता है कि वो बाइक को पूरी ताकत से लात मारे। और जब वो ऐसा करता है तो बाइक तुरंत वापस बैलेंस में आ जाती है, लेकिन वो उसे रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही बदसूरत लगती है। और अब स्कूल में टेपी क्लब हॉल में शार्लेट और सिल्विया से मिलता है ताकि अगली चैलेंज के बारे में बात कर सके, लेकिन उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता क्योंकि वो कभी रिच लोगों की पार्टी में गया ही नहीं था। और अब तक सिर्फ वो रेडी पार्टीज में ही गया था जो यहाँ के माहौल से बिल्कुल अलग थी। और तभी वो देखता है कि एरिका और आयानो पास वाली टेबल पर बैठी हैं और सोचता है कि सेका उनके साथ क्यों नहीं है। और वो मजाक में कहता है कि क्या वो अपनी ड्यूटीज नेग्लेक्ट कर रही है। और तुरंत एरिका उसे डांटती है और याद दिलाती है कि वो अभी भी एक बदसूरत निएंडरथॉल है जो बिना परमिशन उसके आसपास घूमता रहता है और इसलिए उसे दूसरों पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। और फिर वो बताते हैं कि सेका फिनिश ग्रुप की ओनली वारिस है और वो एक फेमस आर्टिस्ट है और सेंट रोज नाम की प्रेस्टिजियस डिजाइनर ब्रांड की मॉडल भी है। और ये सुनकर टेपी हैरान हो जाता है और कहता है कि उसे थोड़ा एरोगेंट होने का पूरा हक है, लेकिन लड़कियां बताती हैं कि वो अपनी तारीफ खुद करने वाली टाइप नहीं है। और टेपी कहता है कि अगर वो चुप रहे तो वो उसे सच में क्लैप कर देगा। और तभी सेका अंदर आ जाती है और कहती है कि पीठ पीछे बातें मत करो। और फिर वो नेजू को बुलाती है जो किसी मछली की तरह स्लाइड करते हुए आ जाता है। और जब नेजू अजीब तरह से बिहेव करने लगता है तो सेका उसे धमकी देती है कि अगर उसने गड़बड़ की तो वो उसके अखरोट तोड़ देगी। और ये सुनकर टेपी सोच में पड़ जाता है कि वो क्या बोल रही है। और सेका उसे कुछ नहीं बताती, लेकिन नेजू बता देता है कि उसे कल सेंट रोज के न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। और सेका उसे दीवार पर चिपकाते हुए समझाती है कि नेजू सिर्फ इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है जहां उसे उसके स्कूल लाइफ और फ्रेंड्स के बारे में पूछा जाएगा। और नेजू वादा करता है कि वो अच्छा इंप्रेशन डालेगा, लेकिन जब वो ज्यादा बकबक करता है तो सेका उसे फिर से दीवार पर दे मारती है। और अब वापस जाते समय टेपी यू से पूछता है कि सेका उससे इतनी नफरत क्यों करती है। और जब यू कहती है कि उसे उससे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है तो वो सोचने लगता है कि शायद उसका इशू अरमा ग्रुप से है। और यू उसे सलाह देती है कि वो ईसन से इस बारे में पूछे। और इसलिए वो ड्राइवर से कहता है कि उसे बूढ़े आदमी के पास ले जाए। और वहाँ पहुंचकर टेपी बताता है कि वो स्कूल में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और सिल्विया से दोस्ती भी कर ली है। और हालांकि वो उसके पीछे के दरवाजे तक पहुंचने से बहुत दूर है। और ईशन उसे सीधा मुद्दे पर आने को कहता है तो टेपी उससे पूछता है कि क्या वो सेका नाम की लड़की को जानता है। और ये सुनते ही ईशन का रिएक्शन थोड़ा अजीब हो जाता है। और अगले दिन क्लास में उसे एक लेटर मिलता है और टेपी सोचता है कि वो ये सेका को कैसे देगा जब वो हमेशा उसकी सॉसेज काटने को तैयार होती है। और तभी नेजू भयानक फ्लू के साथ आ जाता है और वो इतनी खराब हालत में भी इंटरव्यू में जाने के लिए खुद को संभाले रखता है, लेकिन दिन भर उसकी हालत और बिगड़ जाती है और वो बेहोश हो जाता है। और स्कूल के बाद टेपी लेटर लेकर नेजू के घर पहुंचता है जहां सेका बहुत सारे कस्टमर्स के सामने शानदार स्पीच दे रही होती है। और स्पीच के दौरान उसकी नज़र भीड़ में टेपी पर पड़ती है और वो उसे खींचकर चेंजिंग रूम में ले जाती है जहां उसे पता चलता है कि नेजू इन्फॉर्मरी में है और नहीं आ सकता। और क्योंकि उसके पास रिप्लेसमेंट ढूंढने का समय नहीं होता तो वो टेपी से कहती है कि अब उसे ही आगे आना होगा और वो बाकी सब कुछ उसके भरोसे छोड़ देती है। और इसके बाद सेका मॉडलिंग आउटफिट पहनकर स्टेज पर जाती है और अपनी खूबसूरती से सबको हैरान कर देती है। और इसके बाद वो टेपी को इंटरव्यू रूम में ले जाती है जहाँ दोनों को फोटोज के लिए फ्रेंड्स की तरह एक्ट करना पड़ता है। और इंटरव्यू से पहले रिपोर्टर माफी मांगती है क्योंकि वो जानती है कि टेपी को कैमरे के सामने रहने की आदत नहीं है, लेकिन सेका उसे जबरदस्ती कहलवाती है कि कोई बात नहीं। और फिर रिपोर्टर सेका से सोसाइटी क्लब की हेड होने के
बारे में पूछता है और एक बार फिर वो टेपी को मजबूर करती है कि वो उसकी तारीफ करे और उससे सेका के सोशल क्लब के बारे में भी पूछा जाता है, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। तो सेका खुद ही बता देती है कि ये टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच गैप को कम करने के लिए बनाया गया है। और जब टेपी से पूछा जाता है कि स्कूल में सेका कैसी इंप्रेशन देती है तो वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है और फिर भी टेपी वही बोल देता है जो वो चाहता है। और वो बताता है कि सेका एक नो नॉनसेंस लीडर है जो अक्सर अपने आइडियाज पर जोर देती है जिससे बहस हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग उसका साथ देते हैं क्योंकि वो बहुत मेहनती और सुपर रिलायबल है। और वो ये भी जोड़ता है कि सेका बहुत सेल्फलेस है और उसे पर्सनल गेम की कोई परवाह नहीं है और उसका मेन फोकस स्कूल की इंप्रूवमेंट पर रहता है। और कभी कभी वो थोड़ा बॉसी होती है लेकिन उसमें नेचुरल लीडरशिप एबिलिटी है और इसी वजह से लोग उसे फॉलो करते हैं। और जब वो उसकी अचीवमेंट्स के बारे में बात करता है तो सेका राहत महसूस करती है और खुश भी होती है और वो धीरे धीरे अपना पैर ऊपर उठाती है जिससे पता चलता है कि वो अब उस पर भरोसा करती है। और हालांकि डिनर के समय वो फिर से ब्रैड जैसा बिहेव करने लगती है और तभी टेपी उससे कहता है कि उसे पता है कि वो अरमा ग्रुप से इतनी नफरत क्यों करती है। और वो बताता है कि ईशान ने उसे बताया था कि फिनिक्स ग्रुप जो सेका के दादाजी का था पहले अरमा के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता था और उस समय ईशान सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता था और अपने परिवार को नजरअंदाज करता था। और इस वजह से उसकी वाइफ सेका के दादाजी के करीब आ गई जिससे ईशान बहुत गुस्सा हो गया और उसने अपनी वाइफ को घर से निकाल दिया और फिनिक्स ग्रुप को अपने एफिलिएट के लिस्ट से हटा दिया। और सेका पूछती है कि वो ये सब क्यों बता रहा है तो टेपी कहता है कि उसने सुना था कि वो अरमा डिपार्टमेंट पे अपना स्टोर खोलना चाहती थी लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। और सेका बताती है कि ईशान ने नेशनल टेलीविजन पर उसके स्टोर्स को बेकार कहा था जिससे उसकी रेपुटेशन लगभग बर्बाद हो गई थी और इसलिए वो परेशान है कि ईशान आज भी उसके परिवार से नाराज है। और सेका कहती है कि वो अपने दम पर आगे बढ़ेगी और दुनिया को उसकी सच्चाई दिखाएगी। और तभी टेपी उसे वो लेटर देता है जिससे वो पूरे दिन से संभाल कर रखा हुआ था और जब वो उसे पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि उस पर अरमा ग्रुप के डायरेक्टर का सिग्नेचर है। और टेपी उसे बताता है कि ईशान को उसके दादाजी के साथ किए गए बिहेवियर पर अफसोस है लेकिन ये सब बहुत पहले हुआ था और इसलिए उसे समझ नहीं आता कि अब माफी कैसे मांगे। और साथ ही अगर वो अपना पुराना फैसला बदल दे तो कंपनी की इमेज खराब हो सकती है और इसलिए वो चाहता है कि नई जनरेशन इस दुश्मनी को खत्म करे। और सब कुछ ठीक करने के लिए टेपी उसे ऑफर देता है कि उसके प्रोडक्ट अरमा डिपार्टमेंट स्टोर में बेचे जाएंगे। और ये सुनकर सेका बहुत खुश हो जाती है और वो तुरंत डील मान लेती है, लेकिन फिर भी कहती है कि अगर उसे क्लब ज्वाइन करना है तो उसे पार्टी होस्ट करनी ही होगी। और फिर भी वो बहुत खुश होती है और उनकी नई पार्टनरशिप के नाम पर ग्लास उठाती है और इस तरह वो ऑफिशियली दोस्त बन जाते हैं। और बाद में टेपी ये बात शार्लेट और सिल्विया को बताता है और दोनों उसकी प्रोग्रेस पर गर्व महसूस करती हैं और पार्टी ऑर्गेनाइज करने में मदद करने को तैयार हो जाती हैं। और उधर सेका अपने आर्ट रूम में बैठकर सोच रही होती है कि क्या ड्रॉ करे और तभी अचानक उसे एक आइडिया आता है और वो अपना काम पूरा कर लेती है। और अगले दिन शार्लेट अपनी कैरेज में स्कूल जा रही होती है और वो अपने बैग से एक चार्म निकालती है और एल्फ्रेड तुरंत बताता है कि ये चाइल्ड बर्थ चार्म है और उसे सलाह देता है कि सेंसरशिप वाली जगह पर ज्यादा कल्चर्ड न बने। और उधर टेपी अपने कार में स्कूल जा रहा होता है और यू उसकी तारीफ करती है कि उसने कल बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और टेपी मजाक में पूछता है कि क्या वो उसकी चापलूसी करके उसे इम्प्रेस करना चाहती है, लेकिन यू कहती है कि वो बस अपना काम कर रही है और उसे सपोर्ट कर रही है। और स्कूल में नेजू उसके पास आ जाता है और पूछता है कि हॉलीडेज में उसकी कोई प्लान है या नहीं और यू उसकी तरफ से जवाब देती है कि वो फ्री है। और नेजू कहता है कि वो इंटरव्यू में मदद करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करना चाहता है और पार्टी अरेंज करने में मदद करेगा। और फिर वो टेपी के कान में कुछ बोलता है और हालांकि टेपी को ये आइडिया बुरा लगता है लेकिन नेजू भरोसा दिलाता है कि सब ठीक रहेगा। और जब वो चुपचाप प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं और तभी शार्लेट अचानक आ जाती है और पूछती है कि क्या वो हॉलीडेज में फ्री है। और इसके बाद वो क्लब हॉल में सिल्विया के पास जाती है और उसे टेपी के बारे में परमिशन मांगती है, लेकिन सिल्विया पूछती है कि उसे उसकी अप्रूवल की जरूरत ही क्यों है। और शार्लेट उसे याद दिलाती है कि वो टेपी से एंगेज है, लेकिन सिल्विया अभी उसे अपना फियांसे मानने के लिए तैयार नहीं है। और फिर शार्लेट बताती है कि वो एल्फ्रेड के परमिशन के बिना ही टेपी के साथ हैंग आउट करने वाली है और इसलिए वो चाहती है कि अगर एल्फ्रेड कॉल करे तो सिल्विया उसे कवर कर दे। और ये सुनकर एरिका और आयानो टेपी को चोमू कह देती है, लेकिन सेका उसका बचाव करती है और कहती है कि हो सकता है शार्लेट टेपी पर जबरदस्ती कुछ थोप रही हो जो वो करना नहीं चाहता। और उस रात विंसेंट नोटिस करता है कि सिल्विया काफी शांत है और वो उससे पूछता है कि क्या उसका टेपी से झगड़ा हुआ है, लेकिन सिल्विया कहती है कि वो वैसे भी ज्यादा बात नहीं करती। और तभी मारिया कहती है कि एंगेजमेंट के बाद से सिल्विया लगातार टेपी के बारे में ही बोलती रहती है जिससे वो चिढ़ जाती है। और विंसेंट खुश होता है कि उसने टेपी को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन सिल्विया कहती है कि वो बस उसका दोस्त है जो उसकी तरह सोर्समैनशिप सीखता है। और वो ये भी कहती है कि अगर उसने टेपी को एक्सेप्ट किया तो वो अपने होमलैंड वापस नहीं जा पाएगी। और तब उसका फादर बताता है कि उनका किंगडम अभी बहुत खराब हालत में है और वो चाहते हैं कि सिल्विया किसी पीसफुल कंट्री में खुशहाल जिंदगी जिए। और वो प्यार से उसे सलाह देते हैं कि वापस जाने की बात भूल जाए और यही रहे। और ये सुनकर सिल्विया सोचने के लिए टेबल छोड़कर चली जाती है और उधर शार्लेट अलग अलग आउटफिट ट्राई कर रही होती है। और जब एल्फ्रेड पूछता है कि वो कहाँ जा रही है तो वो कहती है कि वो सिल्विया के घर जा रही है, लेकिन एल्फ्रेड समझ जाता है कि वो असल में टेपी से मिलने जा रही है और वो
उसे वार्न करता है कि उस बम से पंप एंड डंप मत हो जाना। और तभी सिल्विया का कॉल आता है और वो अचानक बोलना भूल जाती है और बस इतना कहती है कि शार्लेट टेपी का ख्याल रखना, और फिर कॉल काट देती है। और अगले दिन टेपी और शार्लेट अपनी सपोज डेट पर मिलते हैं और शार्लेट कहती है कि उसने ये जगह इसलिए चुनी ताकि उसे नॉर्मल फील हो, लेकिन फिर वो बताती है कि वो प्लेन से ओसाका जा रहे हैं और वहीं से नॉर्मलिटी खत्म हो जाती है। और वहाँ पहुंचकर वो बताती है कि वो गार्ड्स और बटलर से दूर जाना चाहती थी, लेकिन टेपी कहता है कि प्रिंसेस के लिए गार्ड जरूरी होते हैं और शार्लेट उसे सख्ती से मना कर देती है कि वो उसे प्रिंसेस न कहे। और जब टेपी पूछता है कि बिना गार्ड्स के वो सेफ है या नहीं, तो वो कहती है कि वो उससे उम्मीद करती है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। और इसके बाद वो कई घंटे सिटी में घूमते हैं और बहुत मजा करते हैं। और फूड स्ट्रीट से गुजरते हुए टेपी को पता चलता है कि शार्लेट ने कभी टकोयाकी नहीं खाया, तो वो तुरंत उसके लिए खरीद लेता है। और बाद में वो पूछती है कि क्या उसके घर पर शेफ्स हैं, और टेपी बताता है कि वो कॉमनर की तरह बड़ा हुआ है और उसकी मदर ही खाना बनाती थी। और शार्लेट कहती है कि मदर के हाथ का बना खाना दुनिया के किसी भी खाने से ज़्यादा बेहतर होता है, और वो चाहती है कि कभी टेपी की मदर का खाना चखे। और इससे पहले कि वो कुछ बोले, वो फेरिस व्हील देखकर एक्साइटेड हो जाती है और भाग जाती है, तो टेपी भी उसके पीछे जाता है। और राइड पर बैठकर शार्लेट खुशी से कहती है कि टेपी अपनी मदर से बहुत प्यार करता होगा। और टेपी कहता है कि हाँ, बहुत करता था, लेकिन उसी दिन उसकी मदर और फादर दोनों की मौत हो गई थी और अब वो अकेला रहता है। और माहौल अचानक गंभीर हो जाता है और शार्लेट कहती है कि भले ही अब वो जिंदा नहीं है, लेकिन वो उसके दिल में रहते हैं और उसे उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। और तभी शार्लेट को ठंड लगने लगती है, तो टेपी उसे जापान के विंटर्स के बारे में बताता है और वो शांति से कहती है कि वो उसका इंतजार कर रही है और जब सर्दियाँ आएंगी तो वो चाहती है कि टेपी उसे कल्चर सिखाए। और दोनों पिंकी प्रॉमिस करते हैं। और फिर शार्लेट अचानक पूछती है कि क्या वो सिल्विया से शादी करेगा, और टेपी कहता है कि उसे अभी पता नहीं। और शार्लेट बताती है कि जब उनके देशों के रिश्ते अच्छे थे तब वो और सिल्विया बेस्ट फ्रेंड्स थे, और उस समय सिल्विया बहुत जिद्दी थी, और खासकर जब उसकी मदर एक्सीडेंट में मर गई थी तो वो इतनी इनोसेंट थी कि उसने भगवान को लेटर्स लिखती थी कि उसकी मदर को वापस भेज दो। और ये देखकर विंसेंट भी रो पड़ा था, और जब उसने अपने फादर को रोते देखा तो उसने उन्हें गले लगाया और कहा कि मम्मी जल्दी वापस आएगी। और इसलिए विंसेंट ने उसे एक लॉकेट दिया जिसमें उसकी मदर की फोटो थी। और सबकी कहानी सुनकर टेपी कहता है कि गरीब होकर भी वो नोबल से कम अकेला नहीं था। और तभी उसे अपने पार्टी के लिए एक आइडिया आ जाता है और वो शार्लेट को शुक्रिया करता है कि उसने उसकी सोच खोल दी। और अचानक शार्लेट पीछे से उसे गले लगा लेती है और कुछ सेकंड तक चुप रहने के बाद वो उससे वादा करवाती है कि वो उसे हमेशा याद रखेगा, जैसे वो अपने मॉम डैड को याद करता है। और जब टेपी पूछता है कि वो ऐसा क्यों कह रही है, तो शार्लेट माफी मांग लेती है और कहती है कि उसने अजीब बात बोल दी, शायद मौसम की वजह से। और अगले दिन टेपी अपना आइडिया अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है और सभी उसे एक्शन में देखने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। और बाद में जब सब लोग सभ्य पर इकट्ठा होते हैं तो टेपी मेगाफोन लेकर आता है और खुद को इस ट्रिप का होस्ट बताता है और वो समझाता है कि सब लोग एक हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट में रुकेंगे। और जब सिल्विया पूछती है कि क्यों, तो वो बताता है कि हर मिड टियर एनिमे में एक हॉट स्प्रिंग एपिसोड होना ही चाहिए ताकि डिजेनरेट्स को अट्रैक्ट किया जा सके। और फिर शार्लेट और सिल्विया टिकट गेट पार करने में कंफ्यूज हो जाती हैं और तब सेका उन्हें दिखाती है कि कैसे करना है और साथ में फ्लेक्स करती है कि उसका पासपोर्ट अमेरिका की इकोनॉमी से भी स्ट्रांग है। और ट्रेन में शार्लेट और सिल्विया बताती हैं कि वो रॉयल एम्बेसडर्स के तौर पर कई देशों में घूम चुकी हैं। और ये सुनकर नेज़ु को थोड़ा लेफ्ट आउट फील होता है। और राइड के बाद वो एक जापानीज थीम रिजॉर्ट पहुंचते हैं जिसमें बुल्टिंग हॉट स्प्रिंग होता है और लड़कियों को उनके रूम में भेज दिया जाता है। और यू अब भी टेपी के पीछे पीछे चलती रहती है जब तक कि वो उसे दूसरों के साथ जाने को नहीं कहता। और यू कहती है कि वो सिर्फ एक मेड है और उनके साथ रूम शेयर करने के लायक नहीं है। लेकिन जब कोई पूछता है कि क्या वो लड़कों के साथ रहेगी तो वो चुपचाप लड़कियों के रूम में चली जाती है। और बाद में टेपी लड़कों को अपना प्लान बताता है और सब मान जाते हैं कि ये एक शानदार पार्टी होगी। और जब वो हॉट स्प्रिंग में लड़कियों को देखने के बारे में सोचकर ड्रूल करने लगते हैं तो एक लड़का कहता है कि इससे मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन टेपी कहता है कि सब कुछ वो संभाल लेगा। और डिजेनरेसी का मास्टर बनकर वो इमेजिन करता है कि गलती से लड़कियों के हॉट स्प्रिंग में चला जाएगा और लड़कियां उसे वेलकम करेंगी। और ये सुनकर सारे लड़के सुपर सॉसेज मोड में आ जाते हैं और उसे अपना लीडर मान लेते हैं। और उधर लड़कियों के रूम में सेका कहती है कि अगर कोई लड़का झांका तो वो उसे मार डालेगी। और सिल्विया भी अपनी स्वार दिखाकर सहमत होती है। और फिर वो देखते हैं कि यू कोने में छुपी हुई है और जब वो उसे साथ आने को कहती है तो वो घबरा जाती है। और अब हॉट स्प्रिंग की तरफ जाते हुए यू पूछती है कि क्या वो सच में उसे साथ रखना चाहते हैं। और शार्लेट कहती है कि आज सब बराबर है। और इधर लड़कियां नहा रही होती हैं और उधर लड़के उनकी इमेजिनेशन में अजीब चीजें सोच रहे होते हैं। और एक लड़का इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो सीधे लड़कियों की साइड कूद जाता है और लड़कियां उसकी कुटाई करके उसे वापस भेज देती हैं। और लड़के अपने फॉरेन कॉमरेड को सैल्यूट करते हैं। और उधर हॉट स्प्रिंग के आसपास कोहरा बनने लगता है और इधर
उधर टेपी लड़कों को डिटूर लेने को कहता है ताकि वो दूसरी साइड झांक सके, लेकिन कोहरा इतना घना हो जाता है कि टेपी अलग हो जाता है और बाकी लड़के जमीन में बने गड्ढों में गिर जाते हैं जो पीपल्स को रोकने के लिए थे। और अकेला रहकर टेपी आगे बढ़ता है और एक लैंडमाइन पर पैर रख देता है। और उधर लड़कियां शूटिंग स्टार देखती हैं और सेका विश करने को कहती है और तभी एक और शूटिंग स्टार आता दिखता है और असल में वो टेपी होता है जो लैंडमाइन से उड़कर आ रहा होता है। और बाद में लड़कों को झांकने के लिए डांटा जाता है और यू टेपी से कहती है कि अगर उसने सीधे पूछा होता तो वो उसे अपनी गुडीज दिखा देती। और सबके सरप्राइज के लिए सेका उन्हें गेम रूम में ले जाती है और टेबल टेनिस का चैलेंज देती है। और टेपी का मैच सिल्विया से कराया जाता है क्योंकि दोनों ही फेंसिंग में स्किल्ड हैं। और गेम शुरू होते ही टेपी सस्ते डिस्ट्रैक्शन से पहला पॉइंट ले लेता है और कहता है कि सब फेयर है। और जवाब में सिल्विया अपने संतरे दिखा देती है जिससे लड़के हाई परफॉर्मेंस मोड में आ जाते हैं। और इसके बाद वो कई घंटे गेम्स खेलते रहते हैं जब तक कि लड़के थक कर सो नहीं जाते। और उधर लड़कियों के रूम में सिल्विया कहती है कि उसे याद नहीं कि उसने आखिरी बार किसी के साथ रूम शेयर कब किया था। और यू कहती है कि उसने पहले कभी इतना कम्फी और मजेदार माहौल नहीं देखा। और सेका कहती है कि यह वैसी पार्टी नहीं थी जैसे उसने सोची थी, लेकिन फिर भी उसे मजा आया। और वो कहती है कि अगले हफ्ते वो ऑफिशियली टेपी को क्लब में एक्सेप्ट करेगी। और फिर वो बात करते हैं कि कैसे टेपी ने सबको साथ ला दिया। और सेका बहुत थैंकफुल होती है क्योंकि उसने उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम कुछ ही दिनों में सॉल्व कर दिया। और सेका मजाक में यू से पूछती है कि क्या वो सच में पूछने पर उसे संतरा दिखा देती। और यू कहती है कि यह मेड की ड्यूटी का हिस्सा है। और जब वो सिल्विया से पूछते हैं कि क्या सच में वो उसे शादी करेगी तो वो कहती है कि अभी दोस्त रहना ठीक है। और सार्लेट, सिल्विया और सेका और यू सबका टेपी के बारे में अच्छा ओपिनियन है और उन्हें लगता है कि वो उनमें से किसी एक को अपनी वाइफ चुनेगा। और जब वो ऐसा करेगा तो वो सब आपस में ग्रजेस नहीं रखेंगी